स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का हिंदी चैप्टर 2, ठीक है, जो कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में पूरा इसका क्वेश्चन आंसर हम करवाने वाले हैं। जो इसका लेखक जो है ना, कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जो कि इनका जन्म हुआ था ना 3 दिसंबर 1884 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? सारण जिला बिहार में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना। किसका? राजेंद्र प्रसाद जो है क्या लिखे थे? तो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा इसमें बुक में पढ़ना है। इस चैप्टर में क्लास 10 यानी कि क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हिंदी, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं आंसर किस तरह से आपको देना है। पहला आंसर देखिए, समझिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। यानी कि कहने का मतलब वो नालंदा का जो वाणी, नालंदा वाणी मतलब क्या होता है? जो हमारा नालंदा का जो ज्ञान था वो हमारा जो है ना महाद्वीपों के, पर्वतों के, समुद्रों के उस पार फैल गया था। उसके वाक्य का स्पष्ट कीजिएगा। आज से इसका स्पष्ट करिएगा कि कैसे फैल गया, इसका मतलब क्या हुआ। तो आइए समझते हैं। देखिएगा चैप्टर 2 क्लास 9 का हिंदी है। देखिएगा पहला का आंसर हो जाएगा, नालंदा ज्ञान साधना के सुरलिभ पुष्प खिले हैं। क्या है? सुरलिभ क्या? पुष्प खिले। पुष्प मतलब क्या था? फूल खिले हैं। आप यानी कि अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या, भूभाग मतलब क्या होता है? जमीन के विद्या संबंधित सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे, जो ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियां का भेदभाव लुप्त हो जाते हैं। लुप्त मतलब खत्म हो जाना, ठीक है। जातियां का भेदभाव जो होता है ना, ये कास्ट ये का सब मिलजुल कर एक, ठीक है। इसका भेदभाव क्या होता है? खत्म हो जाता है। इसलिए नालंदा का जो है उज्ज्वल दृष्टा, उज्ज्वल है जो अच्छे यानी अच्छा दृष्टा था। जो नालंदा ज्ञान था, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा उज्ज्वल दृष्टा था, ठीक है। यही आपका आंसर लिखना पहला का। चलिए दूसरा का आंसर यहाँ पर देखिए। दूसरा का आंसर यहाँ पर क्या कहा जरा समझिएगा। दूसरा का आंसर हुआ, मगध का प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और कहाँ अवस्थित था? तो देखिएगा जो मगध जो थी वो कहाँ थी? तो राजगीर में ही न थी। कहाँ थी? तो राजगीर में था। कहाँ के? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे कहाँ? राजगीर में है। वो अवस्थित कहाँ है? तो राजगीर में कहाँ है? तो गिरिव्रज के स्थान पर है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको आंसर भी लिखना है। क्या लिखना है? तो मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य से में बसी हुई है, जो गिरिव्रज या राजगीर नामक स्थान में स्थित है। बस यही आपका सेकंड का आंसर लिख देना बाबू। क्लास 9 के लिए है जो चैप्टर नंबर 2 का ये आंसर आपका दूसरा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बुद्ध के समय नालंदा में क्या थी? तो बुद्ध के समय जो नालंदा में था ना, वो क्या था? तो आम्रवन था ना जी। क्या था? आम्रवन। तो यहाँ पर लिखना किस तरह से? तो बुद्ध के समय नालंदा गांव में पारिवारिक का आम्रवन था। क्या था जी? आम्रवन था। यही आपका आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर समझिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर और क्या कर रहा? महावीर और मेखली पुत्र गौशाला की भेंट किस उपग्राम में हुई? किस उपग्राम में हुआ था? तो समझिएगा, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर आचार्य यानी मेखली पुत्र गौशाल की भेंट हुई थी। क्या हुआ था? गौशाल की भेंट हो। तो उस समय यह राजगीर उपग्रह या व्यवहारिक यानी कि वाहिरिकी स्थान जो है समझा जाता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर किताब में भी दिया गया है। पहला का आंसर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। दूसरा का आंसर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। और तीसरा का आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पूरा आप लोगों को लिखा हुआ उसी को हम बताते हैं। पहले बढ़िया से समझिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर बता दिए। 6ठा नंबर देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महावीर नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किए थे? वर्षवास कितने दिन के किया था? तो 14 वर्षवास किए थे। कौन किया था? महावीर ने, ठीक है। यही आपका आंसर लिख देना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तारानाथ कौन था? यहाँ पर आपको बताना है कि तारानाथ जो थे वो कौन थे? उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? वो किसके जन्मभूमि बताया था? तो देखिएगा, तिब्बत के विद्वान इतिहास के लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा के सारिपुत्र की यानी कि जन्मभूमि थी। यही आपका आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवित विद्यापीठ के रूप नालंदा कब विकसित हुआ? तो हमारा जो नालंदा है ना, वो कब विकसित हुआ ये कहा जा रहा। तो समझिएगा यहाँ पर कब विकसित किया जा रहा हुआ था। तो एक प्रणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था। क्या हुआ था जी? तो गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या करा? 8 नंबर क्या करा?
फरहान कौन थे, वो नालंदा कब आए थे? तो फरहान जो थे वो एक चीनी यात्री थे। कौन थे जी? फरहान जो है किस तरह से लिखना है, फरहान एक चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में आए थे। इस तरह से लिखना है, क्या लिखना है? 4वीं सदी में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा क्लास जो है क्लास 9 का है, जो गोधुली है, ठीक है, उसी का हम लोग चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा का क्या दशा थी? क्या दशा थी उसकी जी? तो हर्षवर्धन के समय चीनी यानी कि उच्चांक इस देश या नालंदा आए थे, जो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। क्या था? उन्नति के शिखर पर था हमारा क्या? तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री किस ग्रंथ के आधार पर बताया था? जो है नामकरण या नामांकन के लिए तो उच्चांक हर्षवर्धन के समय आया था, जो कि उच्चांक ने एक जातक की कहानी का यानी कि हवाला देते हुए लिखा है कि नालंदा का गृह नाम इसलिए पड़ा था। ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो है जन्म कैसे हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जो है जनता के उदार दान से हुआ था, यानी कि जनता के द्वारा जो है दान दिया गया था, उसी के से हुआ था नालंदा का जन्म। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों ने दान से हुआ था, यानी 500 व्यापारियाँ जो थे इनमें दान किए थे, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध के दान में दी थी, ठीक है। ये बुद्ध में क्या दिए थे? दान दिए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, योस वर्णम शिलालेख वर्णित नालंदा अपने शब्दों में चित्रण करेंगे। तो क्या है? तो 8वीं सदी के यानी कि योसा वर्णम के यानी कि शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य दर्पण किया गया। यहाँ के बिहारों की यानी कि पंक्तियों उच्च शिखर आकाश में यानी कि मंथों में छूते थे, जिन्हें चारों ओर नीले जल भरे हुए थे सरोवर थे, जिन्होंने सुनहरा और लाल कमल तैरते थे। भवनों के शिल्प और सत्यापन को देखकर आश्चर्य होता था कि उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदरता क्या थे? मूर्तियाँ थी। यही आपका आंसर हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, इतिशंग कौन था? नालंदा के बारे में क्या बताया था? तो क्या बताया था? तो इतिशंग जो था एक चीनी यात्री था। ये क्या था? तो याद रखिए एक चीनी यात्री था, जो इतिशंग के समय इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे, जो पुरातन विभाग में खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुआ, उनके इस यानी कि वर्णन को सच्चाई यानी कि वर्णनों का सच्चाई प्रकट होती है। इस तरह से आपका आंसर लिखना है। चलिए अगला देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन है, विदेश के नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध। एक उदाहरण इसको देना है, ठीक है। एक उदाहरण के जैसे कि समझ लीजिए कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय जो संबंध था, उसका स्मारक जो है एक ताम्रपत्र के खुदाई में मिला था। यही इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर, नालंदा में किन 5 विषयों का शिक्षा अनिवार्य थी? कौन कौन जो शिक्षा थी ना वो अनिवार्य थी हमारा नालंदा में? तो देखिएगा मूल रूप से 5 विषयों का शिक्षा जो है वहाँ अनिवार्य थी। पहला विद्या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या तर्कशास्त्र, जिनमें विद्यार्थी अपने बुद्धि का यानी कि कसौटी पर प्रत्येक बात को परख रख सकते। चिकित्सा विद्या, जिस पर सीख कर छात्र स्वयं स्वस्थ रहे एवं दूसरे को भी निरोग बना रख सकते, ठीक है। शिल्पा विद्या क्या कहा था? एक न एक शिल्प को सिखाया वह अपने अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों को व्यवहारिक और आर्थिक जीवन का स्वतंत्रता आ सके। इन चारों अतिरिक्त अपने रुचि के अनुसार जो है धर्म का दर्शन का अध्ययन करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से ना कोई बीमार रह सकता है, ना कोई उसे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इस तरह के यहाँ पर 5 विषयों का शिक्षा चलती थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहा? 16 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध यानी कि विद्वानों का सूची बनाइए। तो यहाँ पर जो कुछ विद्वानों का यहाँ पर सूची आपको बताते हैं, जैसे कि आचार्य शिलभद्र योग शास्त्र के उस समय सबसे बड़ा विद्वान माने जाते थे। जो उनके पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे, जो शैलेंद्र ज्ञानचंद्र प्रभामित्र, ठीक है। प्रभामित्र और कौन कौन थे? तो स्थिरमति गुणमति आदि अन्य आचार्य युवचांग के यानी कि समकालीन थे। यही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन है,
शिलभद्र युवचांग यानी कि हेनसांग का क्या बातचीत था। तो क्या बातचीत है जी, तो जब युवचांग नालंदा के विदा होने लगे तब आचार्य शिलभद्र एक एवं अन्य भिक्षुओं ने उसने यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवचांग ने उत्तर में यह वचन कहा यानी कि कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सकना असंभव है। यानी कि जो देश जो है बुद्ध की भूमि यानी कि बुद्ध भगवान की जो है भूमि है, इसमें प्रेम ना होना क्या असंभव है, यानी प्रेम होना ज़रूरी है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र नालंदा विद्वानों को आप इसका विचरण कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो नालंदा के विद्वानों में विदेशों में ज्ञान जाकर ज्ञान का प्रसार किया। जो पहले तो तिब्बत में प्रसिद्ध स्मार्ट यानी कि अस्तोग छन गजो यानी 630 ईस्वी, ठीक है, 630 ईस्वी में क्या हुआ था ना, अपने देशों में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ एक विद्वान थेमिस यानी कि थेमिस भोट का नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देव यानी कि देवविदा सिंह चरणों के बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण सहित शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य तिच्छति, ठीक है, सचित तिब्बत स्मार्ट के आमंत्रण पर उस देश में गए। जो नालंदा तंत्र विद्या क्या कर नालंदा तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत देश है। एक साहित्य प्रदान किया और फिर सेना वह यहाँ से निवास को बौद्ध धर्म का दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति ऋषित ने यानी कि सबसे पहले 1700 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। यही बस आंसर आपको लिखना है, 18 तक हम आपको कंप्लीट कर दिए। अब बचा ये वो ज्ञान दान का विशेषता लिखे, तो आपको इसका जो ना कमेंट में लिख देना है। आपको 1 से लेकर 2 लाइन तक, ज़्यादा नहीं लिखना, बस आपको आधा ही लिखना है, 1 से 2 लाइन, ताकि हमें ये पता चल सके आपको कुछ तो इस वीडियो में आपको समझ में आया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम मिलेंगे फिर अगले वाले पार्ट में, तब तक के लिए इतना ही।